फ्री बॉडी डायग्राम को समझने के लिए अगला क्वेश्चन। मान लीजिए मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है विच मेक्स एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है। लेट अस सपोज दैट मास ऑफ दैट ब्लॉक इज m। अब इस ब्लॉक को हम यहाँ से पुल कर रहे हैं विद ए फोर्स F which makes angle 30 degree with horizontal. This force F makes angle 30 degree with horizontal की जगह लिख लो with inclined plane। तो ये एंगल हमें कितना दिया यहाँ पर 30 डिग्री। अब हमें इस क्वेश्चन की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। क्या आप ये कर सकते हो? सबसे पहले कौन सी फोर्स लगेगी? mg विच विल बी एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इट इज ए पुशिंग फोर्स। तो ये जो वेज है या इंक्लाइंड प्लेन है वो इस ब्लॉक को पुश करेगा। इट विल बी पुश्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि सरफेस मेरे पास स्मूथ है, मीन्स मैं फिलहाल आज फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करूँगा, तो mg, n एंड f दीज थ्री फोर्सेस मस्ट बी एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। अब आपको इन फोर्सेस के कंपोनेंट्स लेने हैं। ब्लॉक अगर मूव करेगा तो इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग मूव करेगा। तो कंपोनेंट्स लेने का एक सिंपल रूल ये होता है कि हमेशा फोर्सेस के कंपोनेंट उस डायरेक्शन में लो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। एक डायरेक्शन वो हो जाती है और दूसरी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। टेक कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पर मैंने ये दो लाइंस ड्रॉ की हैं जो कि बेसिकली परपेंडिकुलर हैं। वन लाइन इज पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन and second one is perpendicular to the inclined plane। अब हम इन दो डायरेक्शंस में कंपोनेंट्स लेंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा बहुत जानते हो, याद है, तो ये एंगल जो यहाँ बनता है वही होगा, यानी कि 30 डिग्री। तो mg का इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा? mg cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2। एक कंपोनेंट इस तरफ, एक इसके परपेंडिकुलर। ये देखो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम बन जाएगी तो ये उसका रिजल्टेंट आ जाएगा। ये हो जाएगा mg cos 30, ये हो जाएगा mg sin 30। sin 30 कितना होता है? 1/2। तो यहाँ पर जब हम mg का कंपोनेंट लिखेंगे mg sin 30 1/2, यानी कि ये कंपोनेंट हो जाएगा mg/2। क्या हमें नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। नॉर्मल रिएक्शन तो पहले ही इस ऑरेंज लाइन हमारी रेफरेंस लाइन के अलोंग है। क्या हमें f का कंपोनेंट लेना पड़ेगा? यस। f के दो कंपोनेंट्स, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। जिस तरफ एंगल 30 है उस तरफ cos वाला कंपोनेंट आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? f cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2। इस तरफ f sin 30। sin 30 कितना होता है? 1/2। तो ये f/2 हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम में किसी भी डायरेक्शन में अगर मैं इसे रेफरेंस में इसे x एक्सिस मान लूँ और इसे y एक्सिस मान लूँ तो नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0। x एक्सिस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? mg/2। और अपवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन f × √3/2। सिमिलरली y एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है? हमें फिर से लिखना पड़ेगा सम ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस इज 0। इस तरफ कौन सी फोर्स है? n + f/2। इट इज इक्वल टू, इस तरफ कौन सी फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में? mg × √3/2। तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। जो भी अननोन होगा हम न्यूमेरिकल्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं
जो इक्विलिब्रियम को भी कवर करेगा और साथ में हमारी फ्री बॉडी डायग्राम भी बन जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक वॉल जो कि मैंने सीधी खींचने की कोशिश की थी, दोबारा से बनाता हूँ। एक वर्टिकल वॉल, ठीक है, जिसके साथ एक स्ट्रिंग जुड़ी हुई है। इस स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट अटैच है एंड इट इज पुल्ड विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F, with a horizontal force F. This point is A. ओके, अब इस ये जो बॉल दिया हमें, इसका वेट हमें दिया हुआ है, वेट ऑफ दिस बॉल इज 8 न्यूटन। ओके, क्वेश्चन के हिसाब से हमने इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 0.5 मीटर ले रखी है। इस बॉब को फोर्स F अप्लाई करके तब तक खींचा गया जब तक कि ये इस वर्टिकल वॉल से 0.3 मीटर दूर नहीं चला जाता। मीन्स ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी ABC, जिसमें ये साइड 0.5 मीटर है, ये 0.3 है। तो मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर होगा AB लेंथ कितनी होगी, 0.4 मीटर। ओके, अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताइए इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। वी हैव टू कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग एज वेल एज फोर्स अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर दो अननोन है, एक टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड सेकंड अप्लाइड फोर्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी फोर्सेस कंसिडर करनी पड़ेंगी। क्या सबसे पहले हमेशा हम mg लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो है हमारे पास, ये क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या एक्ट करती है, टेंशन, एंड टेंशन इज ऑलवेज ए पुलिंग फोर्स। तो ये इसे ऊपर को पुल करने की कोशिश करेगी। तो कुल मिला के हमारे पास तीन फोर्सेस आ गई, F, mg एंड T। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हो सकते हैं। एक तो आप लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, दूसरा आप कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेट कर सकते हो, यानी कि नेट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0 एंड नेट फोर्स अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इज 0। तो मैं दोनों मेथड से ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये एंगल कितना होगा, ये 4, ये 5, तो ये हो जाएगा 53 डिग्री। हमने बहुत बार किया है। तो अब अगर मैं T के दो कंपोनेंट्स लूँ, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और दूसरा हॉरिजॉन्टल में, ये कंपोनेंट कितना आएगा, T sin 53। sin 53 कितना होता है, 4/5। ये कंपोनेंट कितना आएगा, ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, T cos 53, यानी कि 3T/5। ओके, अब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 तभी होगी जब F इज इक्वल टू 3T/5 हो जाएगा। सेकंड, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कब होगी, जब mg इज इक्वल टू 4T/5 हो जाएगा। क्वेश्चन में बॉडी का वेट 8 दे रखा था, तो इसे 8 पुट कर दें, 8 इज इक्वल टू 4T/5। तो बड़ा क्लियर है, ऑन कैलकुलेशन यू विल गेट T इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब T की वैल्यू जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास F की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10/5 विच कम्स आउट 6 न्यूटन। तो दोनों अननोन आ गए, F एंड T। ओके, अब इस क्वेश्चन को करने का जो अल्टरनेटिव मेथड हो सकता है वो क्या है, आप लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। T इधर थी, T अपॉन साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस। T इधर है तो बाकी की दो फोर्सेस कौन सी हैं, mg एंड F। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, T/sin 90। दूसरा ये आ गया mg बाय साइन ऑफ द अपोजिट एंगल बिटवीन अपोजिट फोर्सेस या अदर फोर्सेस, ये वाला एंगल।
ये हो गया 180 माइनस 53, तो आप लिख सकते हो साइन 180 माइनस 53 इज इक्वल टू थर्ड फोर्स कौन सी बची, F, ये वाली, ठीक है। तो F अपॉन साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस, ये वाला, ये हो गया 90 प्लस 53, तो ये आ जाएगा साइन 90 प्लस 53। तो अब इस लैमी थ्योरम को अप्लाई करके भी, दिस इज लैमीज थ्योरम, तो अब आप इस थ्योरम को अप्लाई करके भी अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हो, यू विल गेट सेम रिजल्ट। नाउ वी हैव वर्किंग विद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो बेटा यहाँ पर मैं एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर समझाऊंगा जो आपको हर हालत में फॉलो करना है। ये समझो कि हमारी मास्टर की है, इससे आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी हमें क्वेश्चन में डायग्राम दे रखी है, जो सिचुएशन दे रखी है, उसे देख के हम सिस्टम को डिसाइड करते हैं। सिस्टम मीन्स हम उस हिस्से की बात कर रहे हैं जिसके लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। अब सिस्टम क्या हो सकता है, एक सिंगल बॉडी हो सकती है, ठीक है, एक से ज़्यादा बॉडीज हो सकती हैं, यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ब्लॉक्स हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ब्लॉक्स हो सकता है, and even it may be 2 blocks, 2 or more blocks connected with a string. सिर्फ सिस्टम डिसाइड करते हुए एक ही रिस्ट्रिक्शन होती है, आपको जो ध्यान रखना होता है वो क्या है कि हम जितने भी ब्लॉक्स एक साथ कंसिडर करें, चाहे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे डायग्राम नंबर सिचुएशन नंबर 2 में, या सिचुएशन नंबर केस नंबर 3 में ऐसे जुड़े हुए हैं, एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, इन सभी की एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए। एक्सेलरेशन मीन्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देख लें, डायरेक्शन को भूल जाएं। अगर हमारे पास ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनकी एक्सेलरेशन सेम है तो हम उन्हें एक सिस्टम की तरह कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद उस सिस्टम के लिए हमें बनानी पड़ती है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए फिलहाल जितना अभी हम शुरू करेंगे उसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना होता है कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, जिनमें हमने फील्ड फोर्सेस की बात की थी। अभी तक तो खैर हमने फील्ड फोर्सेस में से सिर्फ और सिर्फ mg लगाई है, बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस आप लोग +2 में लगाओगे या लगा चुके हो, ठीक है। सेकंड, उसके बाद आप लोगों ने कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात की। अभी तक हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कौन सी फोर्सेस लगा चुके हैं, हम नॉर्मल रिएक्शन को लगा चुके हैं, अभी इसके बाद फ्रिक्शन अप्लाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड फोर्स जो आप कह सकते हो वो है अटैचमेंट टू अनदर बॉडी। दूसरी बॉडी के साथ अटैचमेंट कैसे हो सकती है, इट मे बी थ्रू स्ट्रिंग, इट मे बी थ्रू स्प्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग के केस में टेंशन लगेगी, स्प्रिंग के केस में रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी, F इज इक्वल टू -K/x, ठीक है, जिसके बारे में या आप पहले से पढ़ चुके हो या अभी पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल हम इस चैप्टर में स्प्रिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ओके। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इसकी, ठीक है। इसके अलावा आप एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स कह सकते हो। जनरली जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है वो स्ट्रिंग के थ्रू ही अप्लाई की जाती है, तो आप इसको इसके साथ भी कंबाइन करके देख सकते हो। जब आपने सभी फोर्सेस लगा ली
तो फिर से एक पॉइंट का ध्यान रखना है, वो क्या है कि अगर आपके सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनकी आपस में लगने वाली फोर्सेस कंसिडर नहीं करनी। जैसे यहाँ पर मैं AB दो ब्लॉक्स को अगर एक सिंगल सिस्टम मानता हूँ तो ये एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल एक्शन लगाएंगे, बट क्योंकि ये दोनों ब्लॉक्स एक सिस्टम का पार्ट हैं तो हमें इन दोनों को कंसिडर नहीं करना, क्योंकि ये दोनों आपस में ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, मीन्स इनको इंटरनल फोर्सेस मानना है ही इंटरनल फोर्सेस, और इनका नेट इफेक्ट क्या आएगा, 0। जब ये हो जाए उसके बाद आपको डिसाइड करनी है दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आप लोग एक्स एक्सिस को उस तरफ डिसाइड करिए, उस तरफ सेलेक्ट करिए जिस तरफ मोशन एक्सपेक्टेड है, जिस तरफ सिस्टम की एक्सेलरेशन होगी, एंड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जिस तरफ कोई मोशन नहीं होगा उस तरफ आप वाई एक्सिस ले लीजिए। आई रिपीट, एक एक्सिस उस तरफ लेनी है जिस तरफ मोशन एक्सपेक्टेड है। जैसे अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं, इस पे फोर्स F अप्लाई करता हूं तो नेचुरली जो मोशन है वो इसी डायरेक्शन में हो सकता है, तो हम इस डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर कोई मोशन नहीं होगा तो हम इसे कंसिडर करेंगे वाई एक्सिस। ओके, तो ये तो थोड़ी गड़बड़ हुई पड़ी है, चलो थोड़ा जूम से ही चलाएंगे। तो क्या यहाँ तक ये सबको क्लियर है? इसके बाद जिस डायरेक्शन में मोशन है, जैसे अभी हमने बात की एक्स एक्सिस में, तो हम लिखते हैं सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एंड सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। बट जैसे अभी इस एग्जांपल में हमने बात की थी वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि किसी एक डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, तब ए वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब ये टर्म 0 हो जाएगी। अब यहाँ से आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, एक डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 आ जाती है। ओके, अब सिस्टम वर्ड को समझने के लिए और जो कंसेप्ट हमने अभी पीछे पढ़ा उसे अप्लाई करने के लिए 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ जोड़ के रखे गए हैं, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ब्लॉक ए का मास 2 kg है, ब्लॉक बी का मास 4 kg है, एंड इन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर हम बी ब्लॉक के थ्रू फोर्स 20 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या है, मतलब ए और बी ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या है। सेकंड, ए और बी आपस में नॉर्मल रिएक्शन कितना लगा रहे हैं, मीन्स सेकंड क्वेश्चन है कि नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स हमें फाइंड आउट करना है। क्या क्वेश्चन क्लियर है? अब हमारा जो प्रोसीजर था, जो सिस्टम था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या था, ओके, तो क्या मैं यहाँ पर ए एंड बी को एक सिंगल सिस्टम मान सकता हूं? यस और नो? आई थिंक इट शुड बी यस। क्यों? जब हम इनको धक्का मारेंगे तो ये दोनों ब्लॉक्स हमेशा एक साथ जाएंगे। अगर एक साथ जाएंगे तो इन दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, और हमने कहा था कि हम ब्लॉक्स को एक सिंगल सिस्टम मान सकते हैं अगर उनकी एक्सेलरेशन बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रहे।
तो अब अगर ये एक सिंगल सिस्टम है तो मैं इन दोनों की स्टार्टिंग में कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूँ। ठीक है, मीन्स मुझे अब यहाँ पे ये पार्टीशन कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगी यानी कि नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा वो सिस्टम की इंटरनल फोर्स हो जाएगी। अब यहाँ पर टोटल मास कितना हो गया 6 kg और सिस्टम के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है 20 न्यूटन। क्वेश्चन में मैं बताना भूल गया, बट क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि ये सरफेस स्मूथ है, मीन्स हमें फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करनी। तो इस सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी, नेट फोर्स अपॉन मास। कैसे, हमने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। इस बार फोर्स 20 न्यूटन है और सिस्टम का मास 6 kg है, यानी कि यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया एक्सेलरेशन इज 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन। जब बीच का नॉर्मल रिएक्शन लगाना है तो हम पूरे सिस्टम को एक साथ लेके नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें वो फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट कर जाती हैं। तो मैं किसी एक ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ ए ब्लॉक की, जिसका मास कितना था 2 kg। अब देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। ठीक है, देखो बेटा, वैसे तो यहाँ पर mg लगेगी। ठीक है, mg 20 न्यूटन लगेगी। नॉर्मल रिएक्शन R भी लगेगा। ठीक है, बट मैंने इसको यहाँ पर भी कंसिडर नहीं किया था। एक्चुअली इन क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिलहाल आपको एक बार समझाने के लिए बना देता हूँ। ठीक है, चलो ये फोर्सेस, और दूसरी इधर से क्या लगा नॉर्मल रिएक्शन, जो कि बी ब्लॉक ने ए ब्लॉक के ऊपर लगाया। बी ब्लॉक ए ब्लॉक को किस तरफ धक्का मारेगा, इस तरफ से, दिस इज आर डैश। उन क्वेश्चन में हमें आर डैश ढूंढना है। ए ब्लॉक की एक्सेलरेशन यानी कि सिस्टम की एक्सेलरेशन हमने अभी कैलकुलेट की, विच इज 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ए ब्लॉक की एक्सेलरेशन हमें पता है वो है 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मैं लिखूं सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में, तो वो क्या आएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में कौन कौन सी फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है आर डैश, कोई और फोर्स है ही नहीं। आर डैश इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस ब्लॉक का मास कितना है 2। इस ब्लॉक की इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में कितनी एक्सेलरेशन है 10/3, तो ये हो गया 10/3, यानी कि आर डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई 20/3 न्यूटन। आप सेम रिजल्ट तक पहुंच सकते थे अगर आप बी ब्लॉक लेते, बट एक मिनट बिफोर दैट मैं आपको ये समझा दूं कि मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही मूव करेगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो जाएगी। नेट फोर्स 0 का होने का मतलब है जितनी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है उतनी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इस बार 20 न्यूटन आ जाएगी। क्लियर जी, बट क्वेश्चन में हमसे इस 20 न्यूटन को पूछा नहीं गया था, और आर डैश की कैलकुलेशन के लिए हमें इस आर की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने शुरू में इसे ड्रॉ नहीं किया था। अब अगर आप चाहो तो इसी रिजल्ट पर ऐसे भी पहुंच सकते हो। बी ब्लॉक के लिए 4 kg, बी ब्लॉक के ऊपर इधर से कितनी फोर्स लग रही है 20 न्यूटन। अब एक कॉमन कंफ्यूजन होती है, जब स्टूडेंट्स ए ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो वो कहते हैं कि ए ब्लॉक के ऊपर भी 20 न्यूटन लगाओ। बिल्कुल नहीं, ए ब्लॉक के ऊपर कोई 20 न्यूटन नहीं लग रही, ये 20 न्यूटन सिर्फ बी ब्लॉक पे लग रही है। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ए ब्लॉक के ऊपर लगने वाली फोर्सेस ही बनाएंगे। ओके, तो बी ब्लॉक पे इधर से कितनी लग रही थी 20 न्यूटन। अब ये सरफेस ए के साथ कांटेक्ट में है
ए बी ब्लॉक को किस तरफ धक्का मारेगा, ए ने पुश मारना है बी को इस तरफ। ये दोनों रिएक्शंस सेम होनी चाहिए, से दिस इज आर डैश। अब आप चाहो तो mg भी लिख सकते हो यहाँ पर, बी ब्लॉक का mg कितना हो जाएगा 40 न्यूटन, और यहाँ से रिएक्शन आ जाएगा से आर डबल डैश। ओके, अब फिर से अगर आप चाहो तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्सेस को जीरो कर सकते हो। नेट फोर्सेस जीरो कैसे होंगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, तो आप लिख सकते हो आर डबल डैश इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में हमसे ये पूछा नहीं गया और ना ही हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बट अब यहाँ पे आ जाओ एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में ये ब्लॉक आगे को जा रहा है, जो कि हमने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी है 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन इस तरफ है राइट साइड में, तो इन दोनों में से कौन सी फोर्स बड़ी होनी चाहिए, राइट साइड वाली, विच इज 20 न्यूटन। नेट फोर्स कितनी हो गई 20 न्यूटन माइनस आर डैश इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितनी है 10/3। अब आप इसे रीअरेंज कर सकते हो, आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 माइनस 40/3। ऑन कैलकुलेशन यू विल गेट इट 20/3 न्यूटन, जो कि हमारा पिछला रिजल्ट था। ओके, अब इन रिजल्ट्स को याद रखने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट रहता है। जैसे हमारे पास फिलहाल कितने ब्लॉक्स थे, 2 ब्लॉक्स थे, एक का मास m1 दूसरे का मास m2 एंड इट इज पुश्ड विद ए फोर्स F एंड दिस सरफेस इज स्मूथ। इस सिचुएशन में सिस्टम की एक्सेलरेशन कितनी आएगी, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम अपॉन टोटल मास। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आपस में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन R हो तो इस R की वैल्यू कितनी आएगी। ये R किसे पुश कर रहा है, बेसिकली M2 को, तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू A मल्टीप्लाई बाय M2 मीन्स आप लिखोगे यहाँ पर M2 इंटू A, यानी कि M2 F अपॉन M1 प्लस M2। आप इन दोनों रिजल्ट्स को डायरेक्ट याद रख सकते हो, न्यूमेरिकल्स थोड़े आसान हो जाएंगे। ओके, सिमिलरली आप इस शॉर्टकट को एक्सटेंड कर सकते हो अगर हमारे पास 2 की जगह 3 ब्लॉक्स हो। ठीक है, A, B एंड C, मास M1, M2 एंड M3। अगेन दिस सरफेस इज स्मूथ एंड बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रही है M। तो इस केस में फिर से सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी, नेट फोर्स अपॉन मास बीइंग पुल्ड, टोटल मास, यानी कि M1 प्लस M2 प्लस M3। अब B और C के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन R1, ये कितना होगा। R1 किसे धक्का मार रहा है, M3 को। अगर ये M3 को धक्का मार रहा है तो M3 इंटू A, तो सीधा आंसर आ जाएगा M3 इंटू A की वैल्यू कितनी है F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अब अगली सिचुएशन, जो फोर्स नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है A एंड B के बीच में, जिसे हमने लिख लिया R2। ये R2 इन दोनों ब्लॉक्स को धक्का मार रहा है M2 एंड M3 को। तो इस केस में जब आप R2 लिखोगे तो दोनों ब्लॉक्स का मास आ जाएगा, यानी कि M2 प्लस M3 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ओके, अब इसी कंसेप्ट को हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर एक्सटेंड करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक स्मूथ सरफेस है
डायग्राम थोड़ी टेढ़ी बन गई है, लेकिन मेरे दिल में जो इच्छा है वो क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है। ठीक है जी। इस हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के ऊपर हमने 3 ब्लॉक्स रख दिए जो कि आपस में स्ट्रिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं, और इन ब्लॉक्स को पुल किया जा रहा है विद ए फोर्स से 14 न्यूटन। ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, ये ब्लॉक सी। ब्लॉक ए का मास 1 kg दे रखा है, ब्लॉक बी का मास 2 kg दे रखा है, और ब्लॉक सी का मास 4 kg दे रखा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन क्या है, और यहाँ पर जो टेंशन एक्ट कर रही है उस टेंशन की वैल्यू कितनी है, यानी कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। तो फिर से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या हम यहाँ पर सिस्टम को डिसाइड कर सकते हैं? क्या मैं A, B एंड C को एक सिंगल सिस्टम मान सकता हूं? बोलो भाई, आंसर इज यस, क्योंकि तीनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रहेगी। तो अगर ये सिचुएशन है तो मैं तीनों ब्लॉक्स को एक सिंगल सिस्टम मान सकता हूं। अगर ये एक सिंगल सिस्टम है तो टोटल मास कितना हो गया, 4 + 2 + 1 यानी कि 7 kg। ठीक है, सरफेस इज स्मूथ, तो नेट फोर्स इज 14 न्यूटन इन हॉरिजॉन्टल एंड मास इज 7 kg। तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी, फोर्स अपॉन मास, यानी कि 14/7 यानी कि 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। मीन्स इस सिस्टम की एक्सेलरेशन होगी 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, विच इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। बट अब क्वेश्चन है T1 एंड T2 की कैलकुलेशन। अब अगर T1 के लिए हमें कैलकुलेशन करनी हो तो हम C ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। 4 kg, और इसमें टेंशन कितनी है, T1, जो कि इसे आगे को खींचेगी। टेंशन इज ऑलवेज ए पुलिंग फोर्स। हमें ये दे रखा है कि ये जो सरफेस है वो स्मूथ है। वंस अगेन आप चाहो तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम में वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बना सकते हो। mg वेट 40 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा एंड सरफेस स्मूथ है, नॉर्मल डायरेक्शन r ऊपर की तरफ हमेशा की तरह लगेगा। अब C ब्लॉक जा रहा है आगे को, कितनी एक्सेलरेशन से, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर से, क्योंकि ये सिस्टम की एक्सेलरेशन है, मीन्स सभी ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। मीन्स इस ब्लॉक की आगे को एक्सेलरेशन हम जो पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं कितनी है, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब अगर मैं y एक्सिस में बात करूं तो नेट फोर्स 0 है, क्योंकि ब्लॉक हमें क्लियर है कि y डायरेक्शन में नहीं चलेगा। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं 40 न्यूटन इज इक्वल टू r। खैर इसकी हमें इस न्यूमेरिकल में जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं x एक्सिस में कि x एक्सिस में नेट फोर्स 0 नहीं है, तो उस केस में क्या आएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक C इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक C। x एक्सिस में कौन सी फोर्स है जो इसे खींच रही है, इट इज ओनली टेंशन। तो आप लिखोगे T1 इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक C। C ब्लॉक का मास कितना है, 4 kg इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक C विच इज 2, यानी कि T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8 न्यूटन। हो गया। अब हम लोग T2 की कैलकुलेशन के लिए A ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। मैं डायग्राम यहां बना लेता हूं।
ए ब्लॉक का मास कितना था 1 kg। ए ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ फोर्स 14 न्यूटन एक्ट कर रही थी, वो तो लगानी ही लगानी है। टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स, टेंशन इसे खींचेगी, पीछे की तरफ खींचेगी, और टेंशन कितनी है T2। ओके, अब अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में फिर से फोर्स लगाना चाहें तो mg 1 into 10 न्यूटन विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और normal action will be acting in upward direction, say this is r dash। एक चीज ध्यान से देखो बेटा, मेरे लिखने की आदत देखो, मैं नॉर्मल रिएक्शन का जो एरो है ना वो यहाँ से शुरू करता हूँ, जिस सरफेस पे लग रही है वहां से, mg सेंटर से ही शुरू करता हूँ। ये अभी कोई खास दिक्कत पैदा नहीं करती अगर आप सेंटर से भी r डैश लगा लोगे, बट जब आप फिक्शन के न्यूमेरिकल्स करते हो, 2 या 2 से ज़्यादा ब्लॉक्स की समस्या आएगी, क्वेश्चंस आएंगे, टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे, तब हमें ध्यान पे रखना पड़ता है कि कौन सा नॉर्मल रिएक्शन कौन से सरफेस पे एक्ट कर रहा है। इसलिए अभी से आदत डालो कि नॉर्मल रिएक्शन का या तो एरो या टेल उस पॉइंट पे, उस सरफेस पे रहे जिस सरफेस पे फोर्स एक्ट कर रही है। ओके, अब क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं, नेट फोर्स 0 होगी, कोई भी मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगा, तो आप लिख सकते हो r डैश इज इक्वल टू 10 न्यूटन। हालांकि वंस अगेन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये ब्लॉक ए किस तरफ मूव कर रहा है, राइट को या लेफ्ट को? राइट को। कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्स। अब इन दोनों में से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्सेस हैं 14 न्यूटन एंड T2, इन दोनों में से 14 न्यूटन ज़्यादा होगी तभी तो ये ब्लॉक आगे को जाएगा। मीन्स नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 14 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ब्लॉक का मास कितना है 1 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी है 2, यानी कि T2 की वैल्यू कितनी आ गई 14 माइनस 2 विच कम्स आउट 12 न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए, T1 भी और T2 भी आ गया। अब इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट, ठीक है, मैं एक बार डायग्राम दोबारा से बना लूं। हमारे पास 3 ब्लॉक्स थे A, B एंड C। ये था 1 kg का, ये था 2 kg का, और ये था 4 kg का, एंड इट वाज पुल्ड विद ए फोर्स F। मैं जनरल लिखता हूं, ये M1 मास, ये M2 मास और ये M3 मास। इस सिस्टम की एक्सेलरेशन कितनी होगी, नेट फोर्स अपॉन मास बीइंग पुल्ड, टोटल मास। ठीक है, एंड सेकंड, अब टेंशन देखनी है, यहां पर टेंशन कितनी होगी, से दिस इज T1, ये टेंशन कितनी होगी, ये टेंशन की वजह से कौन सा ब्लॉक खींचा जा रहा है, सिर्फ M3, तो M3 इंटू ए, M3 इंटू ए कितना है F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अब यहां पर देखो T2 की वजह से ये दोनों ब्लॉक आगे को खींच रहे हैं, तो दोनों ब्लॉक्स का मास आ जाएगा, मींस M2 प्लस M3। तो T2 क्या हो जाएगा, मास जो खींचा जा रहा है M2 प्लस M3, मास इंटू एक्सेलरेशन, और सिस्टम की एक्सेलरेशन कितनी है F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ओके, नोट कर लीजिए।